अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए, तो आप आइदर व्हाट्सएप या फिर ईमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज़ लिखकर शेयर कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, अब तक की पूरी हॉरर स्टोरीज़ की जर्नी में इस चैनल पर हमने हॉन्टेड हाउसेस को डिस्कस किया है, अजीबोगरीब क्रीचर्स को डिस्कस किया है एंड व्हाट नॉट। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक पूरे के पूरे हॉन्टेड आइलैंड को, और कोई ऐसा वैसा आइलैंड नहीं, बल्कि वो आइलैंड जो कि आप पर्सनली खुद विजिट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है कराची के बिल्कुल पास। सो अपने अपने दिल थाम के बैठिए, बढ़ते हैं आज के हॉरर स्टोरीज के एपिसोड की तरफ। मेरा नाम शाहमीन है। मैंने लास्ट वीक एक स्टोरी शेयर की थी और आज एक और कहानी शेयर करने जा रही हूँ। मेरे आबाओ अजदाद का ताल्लुक दो आइलैंड से है, एक बाबा बेट और दूसरा मनोरा। मनोरा का ज़मीनी रास्ता होने की वजह से वो डेवलप्ड हो चुका है और टूरिज़्म की वजह से तकरीबन हर पाकिस्तानी को इसका इल्म भी है, जबकि बाबा और बेट आइलैंड का रास्ता बोट्स के थ्रू जाता है और वहाँ टूरिज़्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। एजुकेशन निज़ाम भी खस्ता है और अब जाकर वहाँ की जनरेशन स्कूल से वाकिफ़ हो गई है और पढ़ाई के लिए सिटी की जानिब आने का रुझान बढ़ गया है। मेरे परदादा ने भी ये जगह छोड़ दी थी और वो शहर में आकर बस गए, लेकिन हमारे बहुत से रिलेटिव्स अभी भी वहाँ पर आबाद हैं, जबकि हमारा वहाँ जाना बहुत ही कम है। बेट आइलैंड जो कि समंदर के बीच है, मेरी नानी और दादी वहीं के रहने वाली थी और यह वाक़या मेरी नानी से जुड़ा है। पुराने वक्तों में बाथरूम घरों में नहीं होते थे। अपनी रिफ़ाई हाजत मुकम्मल करने के लिए समंदर के किनारे कुछ बाथरूम बनाए गए थे, वहाँ पर जाना पड़ता था। एक रोज़ मेरी नानी का कहना था कि जब वो 12 साल की थी तो शाम के औकात में मगरिब के बाद वो अपनी अम्मी के हमरा बाथरूम की साइड पर गई। पहले वक्तों में लोग बहुत बहादुर हुआ करते थे, तो मेरी नानी बाथरूम में थी उस वक्त जब उन्हें किसी की खांसने की आवाज़ आई, वो भी मर्दाना आवाज़ में। मेरी नानी ने अपनी वालिदा को आवाज़ दी और उनसे पूछा कि कहीं साथ वाले वॉशरूम में कोई है तो नहीं। तो मेरी नानी ने मेरी वालिदा से कहा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं, बल्कि ये वॉशरूम खाली है, क्यों, क्या हुआ। मेरी नानी का कहना था कि वो मर्दाना आवाज़ जो कि खांसने की आ रही थी बार बार उनके कानों में पड़ रही थी। तो इस सब से तंग आकर मेरी नानी ऊंची आवाज़ में मुखातिब हुई और कहा कि मुझे तंग मत करो, ये जगह तुम्हारी नहीं है और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मेरी नानी का ये कहना था कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। उसके बाद मेरी नानी को कुछ याद नहीं। जब उनकी आँख खुली तो वो अपने घर पर थी, पर जो उनके साथ वाक़या हुआ वो कुछ और ही था। मेरी परनानी जो कि अपनी बेटी का वहाँ इंतज़ार कर रही थी, धमाके की आवाज़ उन्हें भी सुनाई दी। जब उन्होंने नानी को अंदर आवाज़ दी तो अंदर से कोई आवाज़ ना आई। नानी पैनिक कर गई, वहीं शोर मचाना शुरू कर दिया और दरवाज़ा पीटने लग गई। पर जब उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया तो दरवाज़ा पहली फुर्सत में ही आराम से खुल गया। अब उन्होंने बाथरूम के अंदर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरी नानी का उस बाथरूम में कोई नामो निशान ही नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद रात के 11 बजे के करीब मेरी नानी इनको ऑपोजिट साइड के किनारे पर बेहोश मिली। मेरी नानी बाथरूम से उस किनारे पर कैसे पहुंची, ये चीज़ आज तक हम सब के लिए एक मिस्ट्री है। हम अक्सर अपनी नानी से पूछते हैं इस बात के मुतालिक कि वो वहाँ पर कैसे पहुंची। मेरी नानी का बस इतना ही कहना है कि उन्हें मालूम नहीं और उन्हें याद नहीं कि वो वहाँ पर कैसे पहुंची। बहरहाल मेरी नानी को उस जगह जाने का सख्ती से मना कर दिया गया कि अगर वो दोबारा वहाँ पर कभी गई तो उन्हें जानी नुकसान हो सकता है। और फिर आखिरकार मेरी नानी जान के वालिदैन ने वो जगह छोड़ दी और वो कराची शहर में आकर बस गए। उस आइलैंड के और भी बहुत से किस्से हैं जो कि मैं फिर कभी शेयर करूँगी। मेरा नाम पलक है और मैं इंडिया राजस्थान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने आपके चैनल को 2 महीने पहले ही डिस्कवर किया और मुझे आपका चैनल बहुत पसंद है। आज से 8 साल पहले, ये उन दिनों की बात है जब मैं मिडिल स्कूल में थी और समर वेकेशन में अपनी मामा और भाई के साथ नानी के यहाँ जाती थी, जो कि राजस्थान के जोधपुर में है। मुझे वहाँ जाना बेहद पसंद था, जैसे कि मेरी उम्र के हर बच्चे को होता ही है। उसी दौरान मेरी खाला प्रेग्नेंट थी
और हमने सोचा कि उनकी डिलीवरी हम जोधपुर में ही करवाएंगे। तो उन दिनों वो हॉस्पिटलाइज्ड भी थी और उन्हें पहले भी एक बेटी हो चुकी थी, तो हम सब बेहद खुश थे। अब उनका ध्यान रखने कभी मेरी वालिदा तो कभी मेरी नानी हॉस्पिटल में रहती थी। हमारा घर और ख़ानदान दोनों ही बहुत बड़े हैं, तो समर वेकेशन की वजह से मेरी एक और खाला भी आ गई वहाँ पर, जिनकी बेटी मेरी हम उम्र भी थी। तो हम दोनों में बहुत बनती थी और हम बहुत खेलते। एक रात मेरी मामा और नानी को उन दोनों को ही हॉस्पिटल रुकना पड़ा। मेरा भाई, मेरी कज़न जो कि खाला की बेटी है, और उनका बेटा। जब हम खाने के बाद बाहर बैडमिंटन खेल कर घर में आए तो घर आते ही कमरे में बातें करने बैठ गए और हमें बातें करता देख हमारी खाला भी वहाँ पर आ गई। तो बातों बातों में हम सभी रात को नींद में चलने की डिस्कशन कर रहे थे। तभी मेरी खाला ने बताया कि उनकी बेटी को रात में नींद में चलने की आदत है। वो अक्सर नींद में चलती है, कभी बाथरूम, कभी छत, तो कभी घर से बाहर निकल जाती है। उस टाइम ये सब सुन के हम हैरान हो गए और फिर हम उस कज़न का मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि वो हमारे साथ ही बैठी थी। इसके बाद बात टल गई और हम सब सोने के लिए कमरों में चले गए। जिस कमरे में मैं सो रही थी वहाँ राइट साइड पे मेरा बिस्तर था और लेफ़्ट साइड में सोफ़ा था, और उस रूम में 2 दरवाजे थे, एक जाली का जो कि बैल्कनी की तरफ खुलता था और दूसरा जो कि हॉल में जाता था। बैल्कनी वाले दरवाजे से चांद की रोशनी कमरे के अंदर मुकम्मल अंधेरा नहीं होने दे रही थी, कुछ हद तक काफ़ी कुछ वाज़ेह था। मैं सोफ़े और बेड के दरमियान अपनी जगह बनाकर सोई हुई थी। बेड पर मेरे नाना सो रहे थे और सोफ़े पर हम में से किसी को भी सोना पसंद नहीं था उस टाइम। हम रूम में 3 लोग थे। फिर अचानक रात को जब मेरी गहरी नींद में आँख खुली, मैंने करवट ली, तब मुझे लगा जैसे मेरे पास से कोई चल के गया है। मैं नींद में ही थी, सोचा कि अभी तो सब सो रहे हैं, फिर कौन हो सकता है। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि मेरा भाई और नाना तो सो रहे हैं। फिर मेरी नज़र सामने पड़ी तो मैंने देखा कि एक लड़की खड़ी है जिसने अपने बाल अपने मुंह के आगे किए हुए हैं और दरवाजे के पास खड़ी है। एक बार देखकर तो मैं डर गई, तो फिर मैंने देखा कि उसका जिस्म और उसके कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेरी कज़न के हैं जिसका हम रात को मजाक बना रहे थे। अब उसे देख के मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। मुझे एक पल भी ये नहीं लगा कि शायद वो नहीं कोई और है, बल्कि मुझे यही अंदाज़ा था कि वो फिर से नींद में चल रही है। तो मैंने उसे आवाज़ दी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रात को, रात हो गई है, जाके सो जाओ। मैं उसका नाम लेकर बार बार उसे पुकार रही थी और उसे ये भी कह रही थी कि डराओ मत, इस सब का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ही हो। मेरी इतनी बार आवाज़ देने पर भी वो एक बार हिली तक नहीं और बिल्कुल वैसी की वैसी ही खड़ी रही जैसे कोई मुजस्मा हो। फिर डर और नर्वसनेस की वजह से मैंने और तेज़ आवाज़ दी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी इतनी तेज़ आवाज़ देने पर भी मेरे नाना या भाई में से कोई भी नहीं उठा, जबकि मेरे नाना की नींद बहुत कच्ची है। मैं अपने भाई को उठाने की कोशिश करती रही लेकिन वो भी नहीं उठा। मेरी कज़न तब भी नहीं हिली। अब मेरा एक रंग आए और एक जाए। वो इस कदर खौफनाक अंदाज में खड़ी थी कि उस टाइम उसे देखकर मेरी रूह तक कांप गई थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत की और अपने भाई के पीछे जाकर लेट गई। वो दीवार के पास सो रहा था तो मैं उसी स्पेस में जाकर एडजस्ट हो गई। मैंने उसके पीछे से देखा तो वो अभी भी वहीं थी। मैंने उसे ज़ोर से पकड़ लिया और पता नहीं फिर कब डर के मारे मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैंने मेरी खाला को इस सब के बारे में बताया तो मेरी खाला ने साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी नहीं थी। ये तक कहा कि वो तो रात को कमरा लॉक करके सोई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आई हो। और मेरी बात पर उस दिन किसी ने यकीन नहीं किया। आज भी जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस दिन चांद की रोशनी में कमरे में जब सब कुछ दिखाई दे रहा था तो वो लड़की कौन थी जिसको मैं उस रात देख रही थी। क्या मेरे साथ मजाक हुआ था? और अगर वो मजाक नहीं था तो फिर वो क्या था? दो 2017 में हमारे घर की रेनोवेशन चल रही थी और उन दिनों मुझे मेरी अपनी नानी के घर रहने के लिए जाना पड़ा। नानी का घर कलर कहार में है जहां हम अक्सर गर्मियों की छुट्टियां मनाने भी जाया करते थे। नानी के घर के फ्रंट पर भी एक गार्डन था और बैक साइड पर बाग है जहां सारे फल लगे हुए थे और उसकी लेफ्ट और राइट साइड पर 2 घर बने हुए थे। उन दिनों ना जाने क्यों मेरी नानी ने मुझे मना किया कि रात देर तक टेरेस पर मत बैठना और जल्दी सो जाया करना। पहले तो मुझे हैरत हुई कि भला मेरी नानी ऐसे क्यों कह रही है, पर मैंने उनकी बात को सुना और बस सुन के नज़रअंदाज कर दिया। अब पहली रात मैं टेरेस पर नहीं गई
क्योंकि सफ़र तवील होने की वजह से मैं बेहद थक चुकी थी और उस रात मैं सो गई थी। पर अगले रोज़ जब रात हुई और मैं हेडफोन्स लगाकर टेरेस पर बैठे सामने दूर दराज पहाड़ियों पर टिमटमाते घरों की रोशनियां देख रही थी और साथ में गाने भी सुन रही थी, न जाने कब गाने सुनते सुनते वहीं कुर्सी पर बैठे मेरी आंख लग गई और जब मैंने आंख खोली तो गाना चल रहा था। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने फ़ौरन से हेडफोन्स उतारे और अंदर जाने लगी। जब मुझे एहसास हुआ कि बैकग्राउंड में गाना चल रहा है मध्यम सी आवाज़ में। अब मैंने हेडफोन्स तो उतारे हुए थे, मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था। मैंने फ़ोन की प्लेलिस्ट को पॉज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद आवाज़ आ रही थी। अब मुझे समझ ना आए कि ये मेरे जहन में चल रहे हैं या फिर हकीकत में कोई गुनगुना रहा है। मैंने मज़ीद गौर किया तो जो घर बगीचे की राइट साइड पर था वहाँ से गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, और वो भी किसी औरत की। पर उस आवाज़ को सुनकर कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वो आवाज़ बेहद सुरीली और ख़ूबसूरत थी। पर क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो मुझे अपने कमरे में भी जाना था। अगले दिन जब मैं उठी तो सुबह मैं बहुत क्यूरियस थी, क्योंकि उस दिन मुझे साथ वाली हमसाई से मिलना था और उनकी तारीफ़ भी करनी थी कि उनकी आवाज़ किस कदर खूबसूरत है। जब मैंने नानी जान से पूछा कि साथ कौन रहते हैं तो नानी जान कहने लगी कि ये कुरैशी फैमिली है, और जब उन्होंने मुझे अगली बात बताई तो वो सुन के मैं खौफज़दा हो गई। नानी कहती हैं कि वो पिछले 2 महीनों से बैरून मुल्क हैं और घर खाली है। सवाल यहाँ पर यह था कि जो आवाज़ मैंने सुनी फिर वो किसकी थी। अब क्योंकि नानी ने मना किया हुआ था रात देर तक जागे रहने का और टेरेस पर बैठने पर, तो मैंने डर के मारे उन्हें कुछ बताया नहीं कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। पर आज भी जब ये बात मैं सोचती हूँ तो मुझे खौफ महसूस होता है कि बंद घर में इतनी रात गए कौन गुनगुना रहा था, या फिर ये कहा जाए कि क्या गुनगुना रहा था। ये वाक़या नौरीन और हामिद का है। खुशहाल ज़िंदगी में मगन नौरीन और हामिद एक शादी का फंक्शन अटेंड कर रहे थे। फंक्शन से वापसी काफ़ी लेट हुई। सर्दियों की रात थी और तकरीबन 1 बज चुके थे। धुंध के बायस मोटरसाइकिल पे सफ़र आहिस्ता करना पड़ा, क्योंकि कुछ साफ नज़र भी नहीं आ रहा था और रास्ता भी पहाड़ी था। रास्ते में हुआ कुछ ऐसे कि बाइक अचानक बंद हो गई। नौरीन उतरकर परेशान सड़क के किनारे खड़ी हो गई और हामिद बाइक के साथ मसरूफ़ हो गया। काफ़ी कोशिश की मगर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाइक के साथ माजरा क्या है। नौरीन कहती हैं कि जब ये वाक़या हुआ तब वो 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। सड़क काफ़ी सुनसान थी और हामिद बाइक को लगातार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मैं परेशानी में इधर उधर देख रही थी कि यकदम मेरे पीछे से किसी मर्द की आवाज़ आई। मेरी चीख निकल गई। हामिद घबराकर फ़ौरन मेरे पास आए और देखा तो मेरे पीछे कोई ज़ईफ़ शख्स था, जैसे कोई मांगने वाला हो। मेरी सांस में सांस आई और हामिद ने उस शख्स को जाने को कहा। वो आदमी वहीं खड़ा रहा और कुछ मांगने की कोशिश कर रहा था, शायद इमदाद मांग रहा था। हामिद मोटरसाइकिल के साथ मसरूफ़ थे और वो बंदा मदद की तलब करता रहा। हामिद को गुस्सा आया और हामिद उस आदमी से हमकलाम होकर अपनी परेशानी का इजहार करने लगे कि हम तो ख़ुद मुसीबत में मुब्तला हैं, तो हम तुम्हारी मदद कैसे करें। इतने में बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर हमारे जाते जाते वो शख्स किसी और ज़ुबान में हमसे शदीद गुस्से का इजहार करने लगा। हामिद ने मुझे बैठने का कहा और वहाँ से निकल जाने की। अभी हम कुछ कदम आगे चले ही थे कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि कुछ सेकंड्स का फ़र्क होगा और वो आदमी यकदम गायब हो गया। घर आकर हमने इस वाक़े को ज़्यादा तरजीह नहीं दी, ना ही कोई बात की। कुछ दिन गुजरे और कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मुझे प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ी। जब हमारा बच्चा पैदा हुआ तो डॉक्टर ने फ़ौरन इंक्यूबेटर में रखा। मालूम हुआ कि बच्चे के सर में एक बदनुमाई या फिर एक खला, जैसे किसी ने उसके सर का आधा हिस्सा मुंह से काट खाया हो। हर बच्चे की कोई ना कोई ख्वाहिश हुआ करती थी उसके बचपन में। मेरी भी एक ख्वाहिश थी, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी ये ख्वाहिश मेरे लिए बायस खौफ बन जाएगी। मुझे बचपन से ही जिन को देखने का शौक़ था। नानी और दादी से सुने तमाम वो किस्से जिन्हें सुनकर बाकी के बहन भाई डर जाया करते थे, मगर मेरे अंदर एक अजीब सी लहर दौड़ती थी।
मैं देखना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या होता है जिसे देखकर सबकी हार जाती है। वक्त गुजरता गया और मैट्रिक के इम्तहानात देकर मैं मरी अपने नाना के घर चला गया। मेरे नाना रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे और उनका घर उनके फार्म हाउस के किनारे पर था। मेरे अलावा मेरे बाकी के कज़न्स भी वहाँ छुट्टियाँ गुजारने आया करते थे। अमूमन रात के पहर सोने से पहले हम बॉन फायर किया करते थे और जिन भूत के मनगढ़ंत वाक़यात से एक दूसरे का जहन भरते थे। ठीक 10 बजे हम सब अपने अपने बिस्तर में होते थे। मेरे कमरे में मेरे बेड के साथ जो खिड़की थी उससे बाहर घोड़ों वाला कमरा नज़र आया करता था। एक रात मैं बाहर घोड़ों को देख रहा था। रुस्तम, सुल्तान, औरंगज़ेब नाना के घोड़ों का नाम था। और एक घोड़ा था स्याह काला, कद में काफ़ी बड़ा। उन घोड़ों को देखते हुए मैं वापस अपने तकिए पर आकर अपना सर रखा। मैं ऊपर देख रहा था कि अचानक मुझे ख्याल आया कि नाना के पास तो सिर्फ 3 घोड़े थे, रुस्तम, सुल्तान और औरंगज़ेब। जब मैंने दोबारा बाहर खिड़की से देखा तो वही 3 घोड़े थे और वो घोड़ा जो बिल्कुल कुछ लम्हों पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था वो वहाँ से गायब हो चुका था। काफ़ी देर मैं देखता रहा मगर वो घोड़ा मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। मैं इसी सोच में गुम, न जाने कब सो गया कि ना अंदर आने का रास्ता है ना बाहर जाने का रास्ता है, वो भी घोड़े जैसे जानवर के लिए। अगले दिन उठकर मैंने तफ्तीश की। घोड़ों की दुम से उनके बाल गिरा करते हैं और वहाँ मुझे एक काला बाल मिला जो कि उनमें से किसी घोड़े का नहीं था। ये जाकर मैंने अपने नाना को दिखाया तो उन्होंने दरगुजर कर दिया। रात को दोबारा मैं अपने बिस्तर पर आया तो कुछ घंटों बाद मेरी आंख लग ही रही थी कि घोड़ों के कमरे से उनकी धमक की आवाज़ें आ रही थीं। मैं खुद भी न जाने क्यों डर सा गया था। फ़ौरन बाहर देखना मैंने गवारा नहीं समझा। तेज़ धड़कन के साथ मैंने बाहर देखा तो वहाँ तीनों घोड़े रोशनी में एक साथ घबराए खड़े हुए थे। घोड़े रोशनी में मौजूद थे और अंधेरे से घबरा रहे थे। मैंने दूसरी तरफ जहाँ अंधेरा था वहाँ जब पहली बार देखा तो कुछ नज़र नहीं आया। दोबारा धमक की आवाज़ आई और मैंने देखा तो अंधेरे में मुझे उस घोड़े की दुम नज़र आ रही थी जो कल रात को दिखाई थी। मैं देख ही रहा था कि अचानक उसी जानिब से एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि जिसे याद करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी अजीब सी गुर्राने की आवाज़ जिसकी धमक इतनी तेज़ कि मेरे कमरे की खिड़की तक हिल गई। मेरे जिस्म का एक एक बाल खड़ा हो गया और अचानक जहाँ रोशनी थी वहाँ भी अंधेरा हो गया, जैसे रोशनी के आगे बहुत बड़ा वजूद आ गया हो और अपना साया छोड़ रहा हो। घोड़े भी बेकाबू से होने लगे और जब मेरी नज़र बल्ब की तरफ पड़ी तो वहाँ जितनी हाइट उस लाइट पोल की थी उतनी ही हाइट जैसा एक वजूद जिसके जिस्म पे काले घोड़े जैसे स्लीक बाल और आदमी नुमा जिसामत और उसकी टांगों की जगह घोड़े के पैर थे, मगर आम घोड़े से कहीं ज़्यादा बड़े और पैरों पे जैसे सोने के कड़े थे। ये देखते ही देखते मैं कब बेहोश हुआ और कब उठा मैं नहीं जानता, पर यह वाक़या मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या है कि अगर आपको ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश करनी भी है तो सोच समझ के कीजिए। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।